बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी पे बात करेंगे जो आमतौर पे कुत्तों में पाई जाती है। डॉग्स की बहुत ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी का नाम केनाइन डिस्टेंपर है। इसका दूसरा नाम हार्ड पैड डिजीज़ है और कॉमनली इसको फेटे की बीमारी कहते हैं। ये कुत्तों की एक बहुत ही मुहलिक और इंतहाई मुतअद्दी बीमारी है। बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है। एक डॉग से दूसरे डॉग को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या है। क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है, ये एक वायरस की वजह से होती है और इस वायरस का नाम केनाइन डिस्टेंपर वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। और ये कुत्तों में केनाइन डिस्टेंपर की बीमारी करता है। दूसरे जानवरों में इससे मिलते जुलते वायरस, मसलन गाय भैंस के अंदर रिंडरपेस्ट की बीमारी, भेड़ बकरियों के अंदर काटा या पीपीआर की बीमारी, और मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी, और इंसानों में मीज़ल्स की बीमारी, इसी तरह के मिलते जुलते वायरस से होती है। ये वायरस भी उसी फैमिली से है और ये डॉग्स के अंदर केनाइन डिस्टेंपर करता है। केनाइन फैमिली के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिसमें ये वायरस डिस्टेंपर की बीमारी करता है। मसलन हाथियों के अंदर भी डिस्टेंपर की बीमारी यही वायरस करता है। तो अब बात करते हैं कि ये बीमारी एक डॉग से दूसरे डॉग को ट्रांसफ़र कैसे होती है। क्योंकि ये इंतहाई कॉन्टेजियस, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस बीमारी है और इसी वजह से ये वबा की सूरत में फैलती है। तो कंटेजियस होने की वजह से जब एक डॉग इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेक्रेशंस हैं, मिसाल के तौर पे जो उसकी खांसी से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मुंह से रालें गिरती हैं, साथ में आँखों से पानी निकलता है, और जो उसकी बाकी सेक्रेशंस हैं, यूरिन है, उसकी फीसेस हैं, उन सब के अंदर ये वायरस शेड करता रहता है। तो ये बीमारी डायरेक्ट एरोसोल ट्रांसमिशन के ज़रिए होती है। एक पेशेंट जब इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके कांटेक्ट के अंदर उसके साथ रहने वाले जो बाकी के डॉग्स हैं उनको भी ये बीमारी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। डॉग्स में ये वायरस, क्योंकि ये एरोसोल ट्रांसमिशन हवा के ज़रिए, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, जस्ट लाइक जैसे फ्लू, इंसानों में फ्लू होता है, ज़ुकाम की बीमारी होती है, वैसे ही ये एक से दूसरे डॉग को ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र होने के बाद वायरस क्या करता है? सबसे पहले जब डॉग के जिस्म के अंदर वायरस दाखिल हो जाता है तो वो उसको जो सांस लेने का निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लिम्फेटिक्स हैं उनके अंदर जाकर रेप्लिकेशन करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। उसके बाद वायरस ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, खून में शामिल होता है और इसको वायरीमिया कह देते हैं। जब वायरस खून के अंदर शामिल हो जाता है तो इसको वायरीमिया बोलते हैं। वायरीमिया होने के बाद पेशेंट के अंदर बाकी सारी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अब एक डॉग के अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होंगी, कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वायरस बॉडी के अंदर कितना डैमेज करता है। अगर तो वायरस बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो निज़ाम हज़ाम है और निज़ाम तनफ़ुस है, इसको ही डैमेज करता है, इसको ही अफेक्ट करता है, तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के और डाइजेस्टिव सिस्टम की अलामात शो होंगी। लेकिन अगर वायरस प्रोपेगेट करता जाता है और नर्वस सिस्टम को, जो असाबी निज़ाम है, उसको भी अफेक्ट करता है, तो फिर जानवर के अंदर नर्वस सिस्टम की अलामतें भी शो होंगी। अब एक ही पेशेंट के अंदर भी सारी अलामतें शो हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट के अंदर एक या दो अलामतें शो हों, एक या दो अलामतें ज़ाहिर हों, लेकिन बाकी की अलामतें ज़ाहिर ना हों।
दूसरे नंबर पे हम इस बीमारी की अलामात डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं, साइन सिम्टम हैं, जिसको देख के आप लोग डायग्नोज़ कर सकते हैं कि इस पेशेंट को किनाइन डिस्टेंपर की बीमारी हो गई है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता जाऊं कि जो किनाइन डिस्टेंपर की बीमारी है इसमें बाईफेजिक फ़ीवर होगा। मतलब कि जानवर को पहली फेज़ आएगी फ़ीवर की, वो 3 से 5 दिन 1 वीक तक जानवर को टेम्परेचर रहेगा, उसको बुखार रहेगा, लेकिन उसके बाद जानवर का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और कुछ दिन तक वो नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद एक सेकंड फेज़ ऑफ फीवर आती है जिसमें बॉडी के जो बाकी सिस्टम्स हैं, मसलन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम हज़ाम और बाकी के जो सिस्टम्स हैं उनकी अलामात, उनकी साइन सिम्टम्स भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब जो सेकंड फेज़ ऑफ फीवर होगी उसमें जानवर को साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलामात शो होना शुरू हो जाएंगी। जानवर के नाक से पानी बहेगा, जो शुरू में तो पतला होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो उसका जो रतूबत होगी वो घनी होती जाएगी, जिसको पुरुलेंट कहते हैं। पुरुलेंट मटेरियल होगा और शुरू में आँखों से पानी चलेगा लेकिन वो पतला होगा, बाद में वो पानी घना होता जाएगा। इसी तरीके से जानवर को वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टियाँ लग जाएंगी। शुरू में क्योंकि जानवर खा पी रहा होता है तो जब उसको वॉमिटिंग होती है तो वो वॉमिटिंग के दौरान मटेरियल बाहर निकालता है, लेकिन जब उसका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, तो फिर वो वॉमिटिंग की कोशिश करता है लेकिन बाहर कोई चीज़ नहीं लेके आता। इसी तरीके से जानवर को डायरिया हो जाएगा, पेचेस हो जाएंगे। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की अलामात होंगी वो टाइम के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन इस तरह होंगी क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो ये अपनी ड्यूरेशन पूरी करेगा, और साथ ही सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया अटैक करेंगे और साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा जो ब्रोंकोनिमोनिया की शेप में हो सकता है। इंटेस्टाइन्स के इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके साथ साथ रेयरली कुछ पेशेंट्स के अंदर कि जानवर के जिस्म के ऊपर बग़ैर बालों वाली जगह पे दाने बन जाते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो पैड्स हैं, पाँव के जो निचली सतह है, डिजर्ट्स की जो निचली सतह है वो हार्ड हो जाती है, इसीलिए इस बीमारी को हार्ड पैड भी कहते हैं क्योंकि जो पैड्स के निचली सतह है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और जानवर को चलने फिरने में भी दुश्वारी होती है। इसी तरीके से जो नाक की ऊपर वाली सतह है, बालाई सतह है, वो भी केराटिनाइज्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसको इसीलिए हार्ड पैड डिजीज़ भी कहते हैं। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर अभी जो मिल्क टीथ हैं वो अभी इरप्ट नहीं हुए तो उनको इनेमल हाइपोप्लेशिया हो जाता है कि उनके जो दांत हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। अगर एनिमल अक्यूट फेज़ सर्वाइव कर जाता है तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम की अलामात, असाबी निज़ाम की अलामात भी आना शुरू हो जाती हैं। अब असाबी निज़ाम की अलामात कौन कौन सी ऐसी अलामात होंगी जो आपको पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कुछ पेशेंट्स उनमें सर्कलिंग की अलामत शो होती है कि जानवर कॉन्स्टेंटली एक ही सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पे जानवर का जो हेड है, सर, उसका टिल्ट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो आइज़ हैं उनके अंदर टीरापन शो होता है कि आइज़ में निस्टिग्मस की अलामत शो हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ एनिमल्स के अंदर प्रेसिस होगा और कुछ के अंदर पैरालिसिस होगा। अब प्रेसिस में क्या होगा कि जानवर एक लिमिटेड सी मूवमेंट शो कर सकता है लेकिन चल फिर नहीं सकता, और जो पैरालिसिस होगा वो कंप्लीट बॉडी का फालिज हो जाएगा। वो फालिज पिछले दाढ़ का हो सकता है, वो फालिज अगले दाढ़ का हो सकता है। अगर वायरस ब्रेन के अंदर इंटर हो जाता है और ब्रेन के अंदर डैमेज करता है तो फिर जानवर को फोकल या जनरलाइज्ड सीजर्स हो सकते हैं, कन्वल्शंस हो सकती हैं, उसकी बॉडी को झटके लगने शुरू हो जाएंगे। अब ये नर्वस सिस्टम की अलामात जो हैं वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को वायरस ने कितना डैमेज किया है। ये भी हो सकता है कि जानवर अक्यूट फेज़ जो है बीमारी की, बुखार वाला ड्यूरेशन जो है वो गुजार ले और जानवर अपना नॉर्मल खाना पीना स्टार्ट कर दे, सारी उसकी चीज़ें ठीक हो जाएं
और उसके कुछ हफ्तों बाद या महीनों के बाद जानवर के अंदर नर्वस सिस्टम की अलामात शो हों। उसमें ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि जब वायरस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और दिमाग के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो धीरे धीरे डैमेज करता है और उस डैमेज की वजह से काफ़ी देर के बाद जाकर पेशेंट के अंदर अलामात शो होती हैं। जिन पेशेंट्स में नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और डैमेज होने की वजह से पेशेंट मसल्स की मूवमेंट शो करना शुरू कर देते हैं और ये मूवमेंट एक इंडिविजुअल मसल की भी हो सकती है या फिर एक ग्रुप ऑफ मसल्स की एक साथ इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है जिसको मसल ट्विचिंग कहते हैं। अब ये मसल ट्विचिंग मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है जिसमें मायोक्लोनस हो सकता है, कोरिया हो सकता है और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर फ्लेक्सर स्पाज्म होगा और कुछ के अंदर हाइपरकिनेसिया होगा। ये सारी टर्म्स जो मैंने आपके सामने जिनका नाम लिया है इनको आप प्रैक्टिकल जो पोर्शन होगा वीडियो का उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ देख सकते हैं और आप लोगों को पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी अलामत है, किस पेशेंट के अंदर कोरिया है, किस पेशेंट के अंदर फ्लेक्सर स्पाज्म है, मायोक्लोनस है, हाइपरकिनेसिया है। क्योंकि नर्वस सिस्टम की अलामात डिपेंड करती हैं कि वायरस ने बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को कितना डीमाइलिनेट किया है, कितना डैमेज किया है। अब इसके नतीजे में ऐसा पोर्शन भी होगा एनिमल्स का जिनमें सीजर्स देखने को मिलेंगे, उनको दौरे पड़ेंगे और वो दौरे 1 से 2 मिनट की ड्यूरेशन के होंगे और उसके बाद जानवर फिर अपनी नॉर्मल रिकवरी की तरफ वापस आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर कन्वल्शंस होती हैं और एक जो बहुत कॉमन अलामत देखने को मिलती है डॉग्स के अंदर वो च्यूइंग गम फिट्स हैं। च्यूइंग गम फिट्स क्या है कि जानवर अपने जबड़ों की मूवमेंट बिल्कुल इनवॉलंटरी मूवमेंट करता रहता है, बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे पेशेंट च्यूइंग गम जो है उसको चबा रहा हो। च्यूइंग गम फिट्स की जो अलामत है ये क्लासिकल न्यूरोलॉजिकल साइन है कि इस पेशेंट को केनाइन डिस्टेंपर का अटैक हो चुका है। अब एक पेशेंट के अंदर ये सारी अलामात जो मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं ये सारी की सारी एक पेशेंट के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं या फिर एक पेशेंट के अंदर 1 या 2 अलामात भी मौजूद हो सकती हैं। पेशेंट में जो सिस्टमिक डिजीज़ है मतलब उसको जो बुखार का दौरानिया है और उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की और डाइजेस्टिव सिस्टम की अलामात हैं वो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर वो दौरानिया कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो नर्वस सिस्टम की अलामात हैं वो एक पेशेंट के अंदर उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई एंटिसिपेशन नहीं है कि आप ने एक डॉग के अंदर डायग्नोज की है केनाइन डिस्टेंपर कि आप ये कह दें कि इस पेशेंट के अंदर कोरिया होगा, निस्टिग्मस होगा, सर्कलिंग होगी, हेड टिल्ट होगा या इसको सीजर्स हो जाएंगे, कन्वल्शंस होंगी, ये आप बिल्कुल नहीं एंटिसिपेट कर सकते। लेकिन जो ड्यूरेशन है बीमारी का ये हो सकता है कि 10 दिन तक शार्ट हो और जो नर्वस सिस्टम की अलामात हैं वो कुछ वीक्स के बाद या कुछ महीनों के बाद भी पेशेंट के अंदर ज़ाहिर हो जाएं। अब इन सारी अलामात के अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो अपनी एज के आखिरी हिस्से में जाकर नर्वस सिस्टम की अलामात शो करना शुरू कर देते हैं जिसको ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि जानवर उसमें पहले नंबर पर अटैक्सिया हो सकता है कि जानवर लड़खड़ा कर चलता है, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो सकती हैं, हेड प्रेसिंग हो सकती है कि जानवर अपना सर किसी दीवार के साथ या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ प्रेस करता रहता है। ये बीमारी जो वायरस ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाता है और वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर बैठा रहता है। लेकिन जब एनिमल की इम्यूनिटी डाउन होती है या वो अपनी एज के आखिरी हिस्से में जाता है तो वो वायरस दिमाग के अंदर डैमेज शुरू कर देता है जिसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर नर्वस सिस्टम की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में वायरस शेड नहीं हो रहा होता, लेकिन इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो केनाइन डिस्टेंपर की बीमारी को दूसरे डॉग्स को ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि उनकी जो बॉडी की सिक्रीशंस हैं, जो रतूबतें हैं, उनमें वायरस खारिज नहीं हो रहा होता, तो इसलिए वो डॉग नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, वो दूसरे डॉग्स के लिए इन्फेक्शन का बायस नहीं बनते हैं। तीसरा नंबर पे आपने इस बीमारी को डायग्नोज कैसे करना है कि इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करनी है।
अब आप लोगों ने केनाइन डिस्टेंपर वायरस को, केनाइन डिस्टेंपर की जो बीमारी है उसको बाकी कौन कौन सी बीमारियों से डिफरेंशियल डायग्नोज करना है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट को बुखार होगा उसको आपने केनाइन डिस्टेंपर से डिफरेंशियल डायग्नोज करना है, क्योंकि ये बीमारी भी अर्ली एज में आती है और बहुत सारे बाकी के इन्फेक्शंस जो हैं वायरसेस की वजह से वो भी अर्ली एज में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप केनाइन पार्वो वायरस, दूसरे नंबर पे इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस, और इसके साथ साथ बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ हैं उनसे भी आप लोगों ने इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बाकी प्रॉब्लम्स हैं उससे भी आप लोगों ने इसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, नियोस्पोरोसिस है, तीसरे नंबर पे कॉक्सीडियोसिस है, और ब्लड सकिंग पैरासाइट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के वो भी शामिल हैं। वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ के अलावा कुछ टॉक्सिसिटीज़ जिसमें पेशेंट्स नर्वस सिस्टम की अलामत शो करना शुरू कर देते हैं उनसे भी आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है। लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में पेशेंट नर्वस सिस्टम की अलामत शो करना शुरू कर देते हैं, जिसको केनाइन डिस्टेंपर से आप लोग डिफरेंशियल डायग्नोज करेंगे। अब आते हैं कि आप लोगों ने पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या करनी है। पहला नंबर पे तो ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों ने क्वालिफाइड वेटनेरियन से, डॉक्टर से करवानी है, क्योंकि ये एक आम बीमारी नहीं है तो इसमें आप लोग ख़ुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और इसकी कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जो हर जगह पे सक्सेसफुल हो। अब ये चीज़ डिसाइड एक डॉक्टर ही कर सकता है कि इस पेशेंट को आपने क्या ट्रीटमेंट देनी है और उसके अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स देनी है। मिसाल के तौर पे क्योंकि वायरल बीमारी है तो इसमें आप लोग एंटीवायरल ड्रग्स पे भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे जाएं, क्योंकि वायरल बीमारी होने की वजह से जानवर को इम्यूनो सप्रेशन होती है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाजमी यूज़ करनी पड़ेंगी। और तीसरे नंबर पे जो एनाल्जेसिक्स हैं, एंटीपायरेटिक्स हैं, जानवर का टेम्परेचर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। साथ में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स बीमारी का दौरानिया तो गुजार लेते हैं लेकिन उनकी एक्सपायरी हो जाती है और एक्सपायरी उनकी सिर्फ़ और सिर्फ उनको मैनेजमेंटल और सपोर्टिव केयर ना देने की वजह से होती है। सपोर्टिव केयर में क्योंकि पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है, साथ में डायरिया लगा होता है, तो उसको फ्लूइड थेरेपी लाजमी होनी चाहिए। जब फ्लूइड थेरेपी होगी और आप लोग जानवर का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि जानवर का सर्वाइवल हो जाए। इसके साथ साथ जो पेशेंट्स नर्वस सिस्टम की अलामत शो कर रहे हैं उनको आप लोग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को पुरसकून रखा जाए। अब आप लोग डॉग्स को केनाइन डिस्टेंपर की बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। डिस्टेंपर से बचाने का एक और वाहिद हल एनिमल की वैक्सीनेशन है और उसकी वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन शेड्यूल है, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करेंगे तो फिर पेशेंट को, फिर एनिमल को केनाइन डिस्टेंपर की बीमारी नहीं होगी। अब वैक्सीनेशन करने का जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बच्चे, ऐसे पप्स जो अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं तो उस दूध के अंदर 6 से 8 वीक्स तक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो खारिज हो रही होती हैं। तो अगर तो आप लोग उस दौरान में वैक्सीन करेंगे तो वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वैक्सीन में जो वायरस है उसको कैप्चर कर लेंगी और प्रॉपर टाइटर नहीं बन पाएगा, तो प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तो आप लोगों ने ऐसे पप्स को वैक्सीन करनी है जो कि एक वैक्सीनेटेड बिच के बच्चे हैं। तो आप लोग जो ह्यूमन साइड की मीज़ल्स की वैक्सीन है वो यूज़ कर सकते हैं। वो वैक्सीन आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करें और जब वो बच्चे दूध पीना बंद कर दें उससे 1-2 वीक के बाद आप जो केनाइन डिस्टेंपर की वैक्सीन है उसको यूज़ करें और 1 महीने के बाद उस वैक्सीन को दोबारा रिपीट करें। फिर आप 6 महीने के बाद रिपीट करें और फिर एनुअली 1 साल के बाद रिपीट करें। जो केनाइन डिस्टेंपर की वैक्सीन है वैसे तो उसकी प्रोटेक्शन 2 से 3 साल होती है, लेकिन
ये चीज़ डिपेंड करती है कि एक ख़ास जो एरिया है उसके अंदर कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी की जो प्रेवलेंस है वो क्या है। अगर तो प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है तो फिर एनुअली वैक्सीन करना लाजमी है। अगर प्रेवलेंस बहुत कम है, इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते डॉग्स के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर के, तो फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद भी कैनाइन डिस्टेंपर की वैक्सीन कर सकते हैं। अगर आपने बिच के अंदर वैक्सीन करनी है तो आपने कभी भी लाइव वैक्सीन प्रेग्नेंट बिच के अंदर नहीं करनी। अगर आपने वैक्सीन करनी है तो 1-1.5 महीना पहले वैक्सीन करने के बाद उसको ब्रीड करवाएं। वैक्सीन करने से पहले आप एनिमल की डिवर्मिंग करें, उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं और साथ में उसको मल्टीविटामिन का सिरप यूज़ करें और तीसरे नंबर पे उसको अच्छी डाइट दें। क्योंकि अगर आप ये 2-3 काम करेंगे तो उसके बाद अगर वैक्सीन करेंगे तो फिर उस वैक्सीन का टाइटर प्रोटेक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा और वो उस एनिमल को कैनाइन डिस्टेंपर से बचाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।